हिंदी साहित्य की चुनिंदा कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए हिंदी साहित्य की सुविख्यात, प्रतिभावान एवं युवा लेखिका मनीषा कुलश्रेष्ठ जी की लिखी हुई कहानी क्या यही वैराग्य। तो शुरू करें कहानी। महीने भर पहले जब पहली बार सुमेधा ने हवेली में पैर रखा था तो रोमांच से भर उठी थी। काठ के भारी भरकम नक्काशीदार दरवाजे, उकेरे हुए सुंदर बेलबूटों से सजे गोखड़े, घेर घुमेर अंधेरी उजेली सीढ़ियाँ, छोटे छोटे जनाना कमरे, बड़े मर्दाना हॉल और बैठकें, चित्रकारी की हुई ऊंची छतें, दीवारों पर भी नाथद्वारा शैली में चित्र बने थे। डोली राधा कृष्ण की थीम पर, जिनके रंग कहीं कहीं उखड़ जरूर गए थे मगर फीके नहीं पड़े थे। पारंपरिक पोशाक पहनकर तो वो अभिभूत हो गई थी। सोने चांदी के तारों की कढ़ाई वाले लहंगा ओढ़नी, बाजूबंद, तगड़ी, नथ, बोरला और भी न जाने कितने पारंपरिक गहने उसकी सास ने बड़े आग्रह से पहनाए थे। और क्यों ना पहनाती। पुखराज उनका इकलौता बेटा और वो विजातीय सही उनकी एकमात्र बहू थी। तब पुखराज ने मुग्ध होकर कहा था, सुमेधा, इतनी रूपसी वधू पाकर तो कोई भी परिवार गर्वित होता। तोष्णीवाल परिवार में तुम्हारा स्वागत है। फिर भी वो ठंडा सा विरोध लगातार महसूस कर रही थी। कहाँ बुद्धिजीवी और उदार मानसिकता वाले परिवार की बेटी सुमेधा और राजस्थान के एक जैन बहुल कस्बे के श्वेतांबर जैन परिवार का बेटा पुखराज। पर क्या करते जब प्रेम उन्हें करीब लाकर एक दूसरे की नियति बना गया। दोनों मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे। पुखराज जब एमडी कर चुका तो विवाह को लेकर घर वालों की जल्दी के बारे में उसने सुमेधा को कहा कि अब वो और नहीं टाल पाएगा। तो सुमेधा को ना चाहकर भी हाँ कहना पड़ा। ना चाहकर इसलिए कि वो प्री पीजी की तैयारियां कर रही थी, पर पुखराज को खोना उसे किसी भी कीमत पर नामंजूर था। सुमेधा के परिवार में इस विवाह के प्रति कोई विरोध न था। हाँ, मम्मी चिंतित थी कि ऐसे ऑर्थोडॉक्स परिवार में कैसे निभाव कर पाएगी सुमेधा। पुखराज के पिता तो माने ही नहीं मान रहे थे कि एक कायस्थ परिवार की लड़की उनके परिवार की वधू बने। जाति धर्म के अतिरिक्त भी तो खान पान, पहनावे और रहन सहन में गहरा अंतर था। प्रत्यक्षतः पुखराज ने पिता से कोई बहस नहीं की, पर माँ से साफ साफ कह दिया कि वो बहुत पहले ही ये निर्णय ले चुका है। 3 सालों के भावनात्मक जुड़ाव के बाद अब वो सुमेधा से अलग रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता। अब ये विवाह होगा तो होगा ही, चाहे बाबूजी के आशीर्वाद से हो या उनके आशीर्वाद के बिना। माँ ने बड़ी कठिनाई से पिता पुत्र की संधि कराई। माँ व्यवहारिक है, जानती थी कि जाति धर्म की हट कहीं बेटे को अलग न कर दे। वो भी इकलौता लायक बेटा। मन ही मन कोसा तो जरूर होगा, इसे भी मेरा ही बेटा मिला था। फिर भी बेमन से उन्होंने इस विवाह की स्वीकृति पिता से दिलवा ही दी और एक सादे से विवाह समारोह के बाद सुमेधा बहू बनकर यहाँ आ गई। यहाँ प्रतापगढ़ में पापा जी ने फिर सारे समाज को बुलाकर शानदार रिसेप्शन दिया था और 1 सप्ताह तक जीमड़ चलता ही रहा। यहाँ सुमेधा की ससुराल, जहाँ प्याज तो दूर की बात है, गोभी, अंकुरित दालें तक निषेध थीं और चौमासे में हरी सब्जियाँ भी। खान पान से सुमेधा को कोई आपत्ति नहीं थी, बस डॉक्टर होने के नाते कभी कभी दबे स्वर में इनका महत्व समझाना चाहती थी तो पुखराज की मम्मी नाराज हो जाती। पुखराज कहता, सुमेधा, वैसे भी हमारे विवाह से ये लोग खुश नहीं, ऐसे में तुम उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस मत पहुंचाया करो। कितना रहना है आखिर तुम्हें यहाँ? 2 महीने बाद ही एमएस करने तुम्हें उदयपुर जाना ही होगा। सुमेधा चाह कर भी प्रतिवाद न कर सकी थी। ठीक ही तो है, पर वो ये भी जानती थी कि 2 साल बाद ही सही, रहना तो इसी कस्बे में है। एक तो पुखराज इकलौता बेटा, उस पर आदर्शवादी व्यक्ति और सबसे ऊपर पुखराज के परिवार के धार्मिक गुरु जैन मुनि अवनींद्र जी का आदेश कि पुखराज प्रतापगढ़ रहकर ही प्रैक्टिस करे और एक निःशुल्क अस्पताल की स्थापना हो जिसकी वे दोनों जिम्मेदारी लें, जिसमें आसपास के तमाम गांवों के मरीजों का इलाज मुफ्त हो। इस आदेश को स्वयं सुमेधा के आदर्श भी पूरी श्रद्धा के साथ मानते थे और वो पुखराज के सपनों की साझीदार बनकर रहना चाहती थी। बड़े शहरों, मोटी फीसों और आपाधापी भरे जीवन के प्रति ऐसा कोई लगाव भी न था। पुखराज और उसे यही आदर्श, यही विचार करीब लाए थे। जून माह अपने अंत पर था। हल्की फुल्की फुहारों के साथ चौमासा शुरू हो रहा था। सुमेधा को बेसब्री से इंतज़ार था अपने प्री पीजी के रिजल्ट का।
पता नहीं मेरिट में उसे कहाँ नंबर मिले, ना जाने कौन सी ब्रांच मिले। गायनोकोलॉजी मिलने पर ही वो सच्चे अर्थों में ग्रामीण महिलाओं और रूढ़ियों से घिरी कस्बाई महिलाओं के लिए कुछ कर पाएगी। हवेली में गहमा गहमी शुरू हो गई थी। पूरे 2 बरस बाद प्रतापगढ़ के स्थानक में जिनवर मुनि अवनींद्र जी महाराज शाह अन्य मुनियों के साथ पधार रहे हैं। पुखराज भी उत्साहित था और अस्पताल के बारे में अपनी योजना उन्हें बताना चाहता था। कहीं थोड़ी सी दुविधा थी कि अंतरजातीय विवाह को लेकर न जाने कैसी प्रतिक्रिया हो उनकी। वैसे पुखराज पर हमेशा से उनका विशेष स्नेह था। महाराज शाह ने जब उनके घर का आतिथ्य स्वीकार किया, उस दिन हवेली में उत्सव का सा माहौल था। वे स्वयं ही नहीं, उनके शिष्य भी भोजन आरोगने पधार रहे थे। महाराज शाह के उल्लेख को लेकर बोलने में कुछ निश्चित सम्मान सूचक शब्दों के प्रयोग की सावधानी बरतनी होती थी। सुमेधा, जो इस सब की अभ्यस्त नहीं थी, कई बार सास से डांट खा चुकी थी। महाराज शाह खाना खाने नहीं आ रहे, भोजन आरोगने आ रहे हैं। वे कोई हम तुम जैसे साधारण नहीं। वैसे महाराज शाह और उनके शिष्य एकदम सादा भोजन लेते थे, किंतु इस शुभ अवसर पर मम्मी जी ने हवेली के अन्य हिस्सों में रहने वाले बड़े बाबूजी, काका शाह और दोनों बुआ शाह के परिवारों को भी आमंत्रित कर लिया था। महाराज शाह का भोजन मम्मी जी स्वयं अपने हाथों से तैयार कर रही थीं। अन्य सभी के लिए ब्राह्मण रसोइया दाल बाटी चूरमे की रसोई तैयार कर रहा था। सुबह से रसोई 2 बार धुली। खाना बनाने वाले महाराज मम्मी जी से भी एक हाथ आगे थे सफाई के मामले में। सो चाह कर भी सुमेधा मम्मी जी की सहायता न कर सकी, या जानबूझकर उसका रसोई में प्रवेश वर्जित ही कर रखा गया। उसे आदेश था कि बस नई बहू की तरह तैयार हो जाए। जेवर कपड़े भी उन्होंने तय कर दिए थे और उसकी अलमारी में रख दिए थे। उन्हें पता जो था कि उनकी डॉक्टर बहू हल्की साड़ी और पतली सोने की चेन पहनकर खड़ी हो जाएगी, सो आज उसकी नहीं चलेगी। घर में इतना बड़ा आयोजन जो है, पूरे खानदान की औरतें आएंगी तो क्या सोचेंगी, पुश्तैनी जेवर तो पहनने ही हैं। सुमेधा तैयार हुई। मोरपंखी ब्रोकेट का लहंगा और एक हीरे का हल्का सा सेट चुनकर पहन लिया। लेकिन सास कहाँ मानने वाली थी जब तक थाली भर जेवर अपने हाथों से स्वयं सुमेधा को न पहनाते। बड़े भारी जड़ाऊ सेट ही नहीं, बाजूबंद, तगड़ी, नथ, बोरला, जूड़ा पिन, न जाने क्या क्या। उस पर तर्क ये कि कौन कहेगा कि नवेली बींदड़ी हो, अभी महीना भी नहीं हुआ शादी को। संपन्नता तो जैसे टपकी पड़ती है इस परिवार में। अभी तो देखना, जब काका सा और बुआ सा के घर की बेटियां बींदड़ियां अर्थात बहुएं आएंगी। चेहरा भले ही आधा घूंघट से ढका होगा, मगर सोने के काम वाली पोशाकें और हीरे मोती से जड़े लगतक जेवर। वो यही सोचकर मुस्कुरा दी। किसके ख्यालों में मुस्कुरा रही हो, कहते हुए पुखराज अंदर आए और एक प्रगाढ़ आलिंगन में उसे बांध लिया। नवविवाहित युगल इस आलिंगन को इसकी परिणत तक ले जाते, उससे पूर्व ही नीचे वाली बैठक से बाबूजी का स्वर गूंजा, पुखराज। पुखराज 2-2 सीढ़ियां फलांगते हुए नीचे भागे। नीचे की गहमा गहमी से जाहिर था कि बड़े महाराज शाह पधार चुके हैं। वो उत्सुकतावश उस गोखड़े में ओट लेकर खड़ी हो गई, जहाँ से नीचे वाली मर्दाना बैठक का कुछ हिस्सा और प्रवेश द्वार के बाद पड़ने वाला चौक साफ दिखता था। बैठक में सफ़ेद चादर बिछी थी। बाबूजी ने स्वयं महाराज साहब और अन्य श्वेत वस्त्रधारी जिनवर मुनियों के पैरों का साफ जल से प्रक्षालन किया और बड़े आदर से अंदर ले गए। परिवार के अन्य पुरुष भी अंदर चले गए। बड़े महाराज साहब वृद्ध व्यक्ति थे, मगर जीवंत तेजोमय चेहरा, एक सहज मुस्कान सबको बांट दी उन्होंने। सभी उनकी आवभगत में व्यस्त हो गए। तभी एक युवा जैन मुनि, जो समूह से किसी कारणवश पीछे रह गए थे, चौक में प्रविष्ट हुए। चारों ओर देखा, सबको व्यस्त पाकर स्वयं तसले में पानी लेकर हाथ पैर धोने लगे। अनभ्यस्त सुमेधा ने अपनी सरकती ओढ़नी फिर से सिर पर ओढ़नी चाही तो धीमे गुनगुनाहट के बीच एक संगीत उभरा। कंगन, तगड़ी, करधनी और बाजूबंद की लूमों सभी के घुंघरू कोरस में बज उठे। ओढ़नी संभालती की ताज़ा धुले केशों की एक लंबी लट आगे को झूल आई। वो संभालती उससे पहले ही 2 चकित आँखों का जोड़ा उस पर आ टिका। ये साधारण पुरुष की मुग्ध दृष्टि होती तो सहज ही उपेक्षित कर जाती, क्योंकि उससे बखूबी परिचित थी। ये दृष्टि तो अनुभवहीन, निष्पाप,
बाल सुलभ चकित दृष्टि थी। ऐसा लगता था कि ये दो आंखें नहीं, अनाड़ी सवार के बाग छुड़ा के भाग निकले दो घोड़े हों, अपरिचित जगह पर खोए खोए। ये और कोई नहीं, वहीं पीछे छूट गए युवा मुनि हैं। ऐसा भान होते ही सुमेधा का दिल धक। उन आंखों की निष्पाप दुराग्रहता को पकड़ कोई और ऊपर देखता, उससे पहले ही वो सहम कर ओट में हो गई। पहले ही क्या कम आपत्तियां हैं जो एक और मौका दिया जाए। लेकिन युवा भिक्षु की आंखें अब उसे खोज रही थीं। वो तीव्रता से अपने कमरे में चली आई। थोड़ी देर किंकरत विमूढ़ सी वो पलंग पर बैठी रही। ऐसा क्या था उस भिक्षु की आंखों में? क्यों ऐसा हुआ? थोड़ी देर बाद ही उसका कमरा सास के साथ आई परिवार की स्त्रियों से भर गया। बातों में सुमेधा इस प्रकरण को भूल भी गई। अपने से रिश्ते और आयु में बड़ी महिलाओं के चरण स्पर्श किए और अपनी हम उम्र ननदों और भाभियों के बीच जा बैठी। उन लोगों के बीच एक क्षीण सी उच्च शिक्षा और जाति भेद की रेखा खींची थी। वो सुमेधा की सहजता की वजह से शीघ्र ही टूट गई। भाभी साहब बताओ ना, किसने पहल की? एक ने कहा। हमारे पुखराज भाई साहब तो सीधे हैं, उन्होंने नहीं की होगी, दूसरी ने कहा। सुमेधा साज के लिहाज से चुप रही, वरना बताती कि आपके पुखराज भाई साहब को उसने महीनों तक घंटों हॉस्टल के विजिटिंग रूम में इंतज़ार करवाया था, तब हाँ की थी। बड़े ढीठ थे, हाँ करवा कर ही माने थे। सुमेधा की रिश्ते की जिठानी हैं जो बॉम्बे की हैं और उन्होंने जे आर्ट्स से फाइन आर्ट्स में डिप्लोमा किया है। यहाँ हॉबी क्लासेस चलाती हैं। उन्होंने कहा, इतनी सुंदर है, डॉक्टर है हमारी देवरानी। देवर जी हमारे छुपे रुस्तम हैं। हो ना हो उन्होंने ही प्रपोज किया होगा। जब भी घर आते मुझे आकर बस सुमेधा की बातें बताते रहते। सुमेधा, ये सुमेधा, वो। इतने में ही उनकी बात काट कर छोटी बुआ जी की ननद बोली, डॉक्टर तुम्हारे जेश्री पोती भी थी, रूपाली भी कम कोनी ही, अन पैसा वाली पार्टी, ऊपर सू आपड़ी जात। कमरे में कुछ देर वो खामोशी सी छा गई। सुमेधा ने सबको इस अप्रिय स्थिति से उभारा। हाँ तो काकी साहब, आप कुछ पूछ रहे थे ना कि आपके कुछ। वो बेटा, कुछ महीनों से माहवारी ज़्यादा हो रही है। आपकी उम्र क्या होगी काकी साहब? यही 48 के आसपास। काकी साहब, आप जरा भी तो नहीं लगते हो 48 के। तो मैं तो सोचती थी आप 35 से ज़्यादा नहीं होंगे। वैसे मेनोपाज से पहले ऐसा हो जाता है। फिर भी अगर कल थोड़ा टाइम निकाल कर आप चेकअप करा लें तो ठीक रहेगा। इससे जुड़ी दूसरी तकलीफ़ों के बारे में सलाह भी दे दूंगी और दवा भी। फिर क्या था, एक तो घर की डॉक्टर, उस पर महिला, सब अपनी अपनी समस्याओं के पिटारे खोल कर बैठ गए। सुमेधा के लिए नया न था। हर मौके बेमौके जहाँ कोई महिला मिलती, थोड़ी औपचारिक बातों के बाद अपनी स्वास्थ्य से संबंधित एक ना एक समस्या लेकर जरूर बैठती। यहाँ तक कि हॉस्टल से घर जाने पर उसकी अपनी मम्मी हर बार कुछ ना कुछ समस्या लिए मिलती थी। हाय सुमी, तेरे पापा को तो फुर्सत नहीं कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाएं। मैं सोच रही थी कि तू आए तो बताऊं। देख तो बेटा, जरा पेट के इस तरफ बड़ा दर्द रहने लगा है। सुमेधा कभी बुरा नहीं मानती, हमेशा हर एक की समस्या गौर से सुनती और ज़रूरी सलाह देती, क्योंकि वो जानती है कि अधिकतर भारतीय महिलाएं अपने स्वास्थ्य को तब तक अहमियत नहीं देती जब तक वो बड़ी बीमारी बनकर सामने ना आ जाए। उस पर गायनिक प्रॉब्लम तो सबसे ज़्यादा छिपाई और उपेक्षित की जाती है। ग्रामीण, कस्बाई, अर्धशिक्षित, अशिक्षित, निम्न मध्यवर्गीय महिलाएं तो अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह होती ही हैं। कभी कभी तो अमीर या शिक्षित महिलाएं भी अपने या पति के पास समय की कमी को वजह बनाकर किसी बीमारी की बिगड़ी हुई अवस्था तक डॉक्टर, अस्पताल, दवाओं से बचती रहती हैं। झिझक भी इतनी होती है कि महिला डॉक्टर उपलब्ध ना हो तो पुरुष डॉक्टर को बताने से बचती रहती हैं। अच्छा सुमेधा, अब अपना अस्पताल बंद करो, महाराज सा जीम चुके, सब धोख लगाने चलो। ये औपचारिकता पूरी हुई। महाराज साहब के प्रस्थान के बाद पुरुषों और बच्चों का भोजन शुरू हुआ। अंततः महिलाओं की बारी आई। खूब तेज भूख लगी थी और खाना बहुत स्वादिष्ट था। दाल बाटी, चूरमा, गट्टे का पुलाव। 3 बज गए रसोई निपटते। 4 बजे जैन धर्मशाला में महाराज साहब का आख्यान था, वहाँ भी सबको जाना है। अब जेवर चुभने लगे थे। सुमेधा बस सब उतार कर कुछ हल्का सा पहनकर सो जाना चाहती थी। शायद सासू जी को मना ले वो आख्यान में न जाकर घर में आराम करने के लिए। अपने कमरे में आकर उसने हल्की शिफॉन की साड़ी पहनकर लंबी चोटी को जूड़े में बांध लिया और जरा लेट गई। भारी भरकम नक्काशीदार टीक के पलंग पर
जिसके सिरहाने पैताने आईने जड़े थे। ये पुखराज के मम्मी पापा की शादी का पलंग था। हाउ रोमांटिक, वो स्वयं को आईने में देखकर बुदबुदाई। आंखें मूंदते ही अचानक उस युवा भिक्षु का चेहरा सामने आ गया। मुंडा हुआ सिर, लंबा पतला चेहरा, घनी बरौनियों वाली शहद के रंग की बड़ी आंखें, हल्की सी किशोरों जैसी दाढ़ी मूछों के रोएं, लंबी स्वस्थ देह और श्वेत वस्त्र। तभी अचानक पुखराज आकर उस पर झुका तो चीख पड़ी, क्या हुआ? डर गई मैं। नींद में थी शायद। थक गई हो? हाँ, तुम नहीं थके? थक तो गया हूँ, मन भी है तुम्हारे पास लेटने का, मगर आख्यान में तो जाना ही होगा ना। यहाँ तो मैं महाराज शाह के हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट पर बात तक न कर सका। पुखराज, अगर मैं न जाना चाहूँ तो? चलना होगा सुमेधा। अधिक आनाकानी करने की रही सही गुंजाइश चाय के साथ मम्मी का आदेश लाए चंपालाल ने पूरी कर दी। भाभी सा, चाय पीरा तैयार वही जाओ सा, मासा नीचे बाट जो रिया है। वही शिफॉन की साड़ी पहन सुमेधा नीचे आ गई। जेवर के नाम पर हल्की चेन, पतले कड़े और हीरे की लौंग नाक और कान में थी। मम्मी को अच्छा नहीं लगा, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। आख्यान में भी वही दो भागते नादान घोड़े, वही आंखें उस पर आकर उलझ गईं। बड़े महाराज शाह के पास में बैठे थे। आंखें पहचान में आते ही बाकी चेहरा एक कोलाज सा आ जुड़ा था। पतले भिचे से कठोरता दिखाने का जबरन प्रयास करते होंठ, जिद्दी सी तीखी नाक, मगर सारे संयमों से छूट भागती आंखें। आख्यान आरंभ होने से पहले पुखराज ने मेरा परिचय बड़े महाराज शाह से करवाया। वे बड़े उदारमना, स्नेहिल और ज्ञानवान व्यक्ति लगे। सुमेधा ने इस बार जब उनके चरण स्पर्श किए, उसमें औपचारिकता नहीं, श्रद्धा थी। तुम तो डॉक्टर हो बेटा, जानती होगी कि अंतर्जातीय विवाहों से तो जातियों में नए गुण विकसित होते हैं। बस मेरे लिए इतना करना कि इस छोटे से पिछड़े कस्बे की सेवा करना। यहाँ की स्त्रियाँ लेडी डॉक्टर के न होने से बड़ा कष्ट पाती हैं। पुखराज इतना पढ़कर भी इस छोटे कस्बे में अस्पताल खोलकर कल्याण का काम कर रहा है। जब इसका डॉक्टरी में सिलेक्शन हुआ था, तब मुझे विश्वास ना था कि एक बार शहर में पढ़कर ये मेरी बात मानेगा। अब उसका साथ देकर अपना कर्तव्य पूरा करो। और एक बात, यहाँ स्थानक में साध्वी शांता जी बीमार हैं, समय निकाल कर उन्हें दवा दे आना। जैसी आपकी आज्ञा महाराज साहब। मेरे पीछे खड़ी सासू माँ के चेहरे का गर्व मुझे महसूस हो रहा था। पुखराज ने राहत की सांस ली। महाराज शाह से जरा दूर बैठे उस युवा मुनि की उत्सुक दृष्टि और कान इधर ही लगे थे। महाराज शाह के पास से पंडाल में लौटते समय सुमेधा ने पुखराज से पूछ ही लिया, ये जो यंग से महाराज शाह हैं ना, वो कौन है? वो मुनि सागर चंद्र जी हैं। 18 साल का होते उन्होंने दीक्षा ले ली थी। बड़े हाईली एजुकेटेड हैं। प्राकृत और इंग्लिश दोनों में एमए किया। पुरानी जैन स्क्रिप्ट्स का अंग्रेजी ट्रांसलेशन कर रहे हैं। पास के गांव के ही हैं। आख्यान कब आरंभ हुआ, कब खत्म, सुमेधा को पता ही नहीं चला। वो उसी अद्भुत व्यक्ति के बारे में सोचती रही। इतना सुदर्शन, शिक्षित व्यक्ति तमाम कामनाओं पर विजय पाने का दावा कर भिक्षु बन बैठा है। क्या ये इतना आसान है? क्या सचमुच वो इस ठाठे मारते उद्दाम यौवन के बीच स्वयं को जीत पाता होगा? पर इससे इसकी आंखें तो नहीं साधी जाती। यही सोच लिए सुमेधा घर चली आई। रात थके होने के बावजूद वो सो न सकी। पुखराज भी थके थे, मगर सुमेधा की जिज्ञासा का कोई अंत न था। तो पुखराज कौन थे ये मुनि सागर चंद्र जी महाराज शाह? ये तो 25 साल के भी नहीं लगते। मुझसे भी छोटे हैं। 25 के हैं भी कि नहीं? तुम बता रहे थे अनाथ थे। हाँ, उनके पिता की डेथ जब ये छोटे थे तभी हो गई। सगे चाचाओं ने बिजनेस और रिश्तेदारों ने घर वर अपने नाम करा लिया। इन्हें इनकी माँ और जवान बहन को निकाल दिया। तब महाराज शाह की शरण में गए। महाराज शाह ने समाज से आग्रह कर इनकी बहन की शादी कराई, इन्हें पढ़ाने की व्यवस्था की और पूरी स्वतंत्रता दी कि वे सामान्य जीवन जिएं, नौकरी करें, शादी करें। पर पिछले साल इन्होंने दीक्षा ले ली। बड़े महाराज शाह के प्रति सुमेधा की श्रद्धा और बढ़ गई। सुबह सुबह वो बैग लेकर स्थानक पहुंची। साध्वी शांता जी एक उम्रदराज साध्वी काफ़ी बीमार थीं। ब्लड प्रेशर लिया काफ़ी हाई था। जिन काम की दवाओं के सैंपल पुखराज के बैग में मिले, वे तो शांता जी को दे दी और कुछ इंजेक्शन सेविका को पर्ची देकर मंगवा लिए। इंजेक्शन देकर उनके सोने की प्रतीक्षा में वो उनसे बातें करने लगी। कब से बीमार हैं आप? साल भर से यही चल रहा है बेटा। अब कहीं आती जाती भी नहीं। यहीं जो भोजन मिला जिम लिया, ज़्यादातर दूध फल।
लेकिन ऐसे तो आप बहुत कमज़ोर हो गई हैं, ठीक से खाया करें, अब उपवास बंद कर दें। कब तक संभालूं ये देह, अब मिट्टी होने का समय है। दवाओं के असर से वे धीरे धीरे नींद में डूब गईं। सुमेधा को ममता हो आई एकाएक। वृद्धा साध्वी पर, नंगे फर्श पर सोई शांता जी बड़ी निरीह लग रही थीं। मन तरल हो उठा। पर यही तो सन्यास है, वैराग्य है। जीवन भर त्याग, फर्श पर सोना, भिक्षा ले अंजलि में खाना, नंगे पैर यात्राएं करना और अंत में एकाकी वृद्धावस्था। मन ने चाहा इन्हें हवेली ले चले और पूरी देखभाल करे। आखिर पुखराज हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। लेकिन धार्मिकता को चुनौती देने और आहत न करने की पुखराज की सख्त हिदायत याद आ गई। वो 1 घंटे बाद बीपी फिर से लेने की प्रतीक्षा में वहीं बैठ गई। स्थानक का फर्श ठंडा था और वातावरण एकदम शांत। हवेली की चहल पहल से दूर स्थानक में सचमुच समस्त तनावों को हर लेने वाली शांति और सुकून है। अगर अन्य कुछ आधारहीन से बंधन ना हो तो क्या बुरा है वैराग्य। जैन मतावलंबी मुनि और साध्वियाँ सही मायने में वैराग्य लेते हैं। अन्य आडंबरी साधुओं की तरह महज आडंबर, प्रचार, ऐश्वर्यमय जीवन तो नहीं जीते, साधु के दिखावटी बाने के साथ। ऐसी बातें सोचते हुए सुमेधा कुछ पलों को अपनी प्राइवेसी और ठंडे फर्श का आनंद ले रही थी कि एक क्षीण सी पदचाप के साथ एक दुबली पतली सुंदर तेजोमय चेहरे वाली साध्वी आई। सुमेधा के प्रणाम के उत्तर में आशीर्वचन देकर वहीं पास बैठ गईं। ब्रह्मचर्य के कठिन व्रत से मानो उनकी वय स्थिर होकर रह गई थी। काली काली शांत आंखें, स्निग्ध त्वचा, प्रथम दृष्टि में अनायास उन्हें देख पश्चाताप में डूबी रत्नावली का सा भान हुआ। मानो रूपमती देह के मुंह की व्यर्थता का ताना मार किसी तुलसी को हमेशा के लिए खो चुकी हों। थोड़ी देर चुप बैठने के बाद वे संकोच कर बोली, मंदा ने बताया तुम डॉक्टरनी हो, बेटा एक तकलीफ है। कहिए, निसंकोच कहिए महाराज साहब, मैं औरतों की ही डॉक्टर हूँ। कई दिनों से सीने में गांठ सी है। दर्द होता है उस गांठ में? नहीं, दर्द तो नहीं होता, पर कांख तक बढ़ गई है तो हाथ ऊपर नीचे करने में तकलीफ होती है। महाराज साहब ये तो सीरियस बात है, आप अभी चेकअप कराइए। हाँ अभी। दर्दहीन गांठ की गंभीरता को सुमेधा से अधिक कौन समझ सकता था। घने संकोच के साथ उन्होंने चेकअप कराया। अच्छा संकेत तो नहीं था, पर तुरंत इलाज शुरू करने पर स्थिति को संभाला जा सकता था। मैं दवा भिजवा दूंगी, अगर साधारण गांठ हुई तो ठीक हो जाएगी, और अगर क्या? दवा से ठीक नहीं हुई तो आपको बड़े शहर में जाकर टेस्ट और फिर इलाज करवाना होगा। बेटा मुझे तो तेरी ही दवा से काम चलाना होगा। मेरा भाग्य जो तू स्थानक में आ गई, दवा मिल जाएगी। हमें तो रोगों से भी अकेले जीतना है, न जीते तो नश्वर देह ही तो है। उनके स्वरों में न जाने क्या था, तिक्तता या वैराग्य। सुमेधा समझ न सकी। फिर भी उसने अंतिम प्रयास किया। महाराज सा अस्वस्थ होकर धर्म का निर्वाह कैसे होगा? बाद में गांठ बढ़कर बहुत तकलीफ देगी। मेरी माने आप, मैं 8-10 दिन बाद उदयपुर जा रही हूँ। मैं वहीं पढ़ती हूँ, मेडिकल कॉलेज में। आप मेरे साथ चलें, कुछ टेस्ट करवाएं और इलाज होने तक वहीं रहें। वहाँ भी स्थानक तो होगा, मैं आपके पास आती जाती रहूँगी। असंभव सी बात है ये। उदयपुर स्थानक तो मैं जाकर रहती हूँ, पर अस्पताल जाना नहीं बेटी। सुमेधा लौट आई। उसके बाद 2-3 बार और स्थानक गई। शांता जी तो ठीक हो रही थीं और आशीर्वचनों से उसका आंचल भर देती थीं, पर उन दूसरी साध्वी जी को मेमोग्राम करवाने के लिए न मना सकी। उसने पुखराज को भी कहा, मम्मी जी को भी, पर सब असमर्थता व्यक्त करके रह गए। धर्म, त्याग, वैराग्य की आचार नीति में उलझ कर रह गया प्रश्न स्वास्थ्य का। सुमेधा स्वयं से उलझती तो सास से बात करती। उनका तर्क होता कि इतने नेम नियम से जीने वालों को स्तन कैंसर जैसी बीमारी कैसे हो सकती है। वो कैसे समझाती कि स्तन कैंसर नेम नियम नहीं देखता। रिसर्च से सिद्ध हो चुका है कि ये कैंसर आनुवंशिक कारणों से भी होता है। अगर किसी स्त्री की माँ, दादी, मासी या अन्य करीबी रिश्तेदार को हुआ है तो उसे भी केयरफुल रहना चाहिए। यह भी सिद्ध हो चुका है कि बिना बच्चों वाली विवाहिताओं, अविवाहित महिलाओं और जरा भी स्तनपान न कराने वाली माताओं को स्तन कैंसर होने की संभावना अधिक हो जाती है। अंततः उसने नियति पर छोड़ दिया सब कुछ। जब साध्वी शांता जी पूर्ण स्वास्थ्य लाभ कर एक दिन हवेली पधारी तो सबसे ज़्यादा प्रसन्नता उसे ही हुई। जून अंत के दिन थे, लंबे फुर्सत भरे दिन। शाम के 4 बजने वाले थे। बाहर गर्म लू का असर अब भी कम नहीं हुआ था, मगर हवेली के कमरे बिना कूलर के भी आरामदेह
और ठंडे थे। सुमेधा अपने कमरे के जालीदार गोखड़े में बैठकर ससुर जी की लाइब्रेरी से एक बेहद पुराना सीला सीला सा मगर क्लासिक सा दिखने वाला उपन्यास निकाल लाई थी और दोपहर से उसमें डूबी थी। सास ससुर आज सुबह से ही पास के कस्बे में किसी शादी में गए थे। पुखराज आकर न जाने कब चंपालाल से खाना लगवा कर खाकर अपने क्लिनिक चले गए थे। वहाँ से उन्हें नए अस्पताल की साइट पर भी जाना था। उपन्यास रोचक था, किसी पुराने क्लासिक आर्थर हार्थोन का था। शीर्षक था द स्कारलेट लेटर। एक स्त्री को चरित्रहीन साबित कर प्रीस्ट उसे चर्च के नियमानुसार चरित्रहीनता का प्रतीक सुर्ख लाल रंग के धागों से कढ़ा हुआ अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर ए अपने कपड़ों पर पहनने को और कस्बे की बाहरी सीमा में अपने 3 बच्चों के साथ रहने का फरमान जारी कर देता है, जबकि वो स्वयं कस्बे के उन तमाम सफ़ेद पोशों की तरह ही उस गरीब स्त्री के चारित्रिक पतन में बराबर से शरीक रहा होता है। तो यूरोप भी इन सब सड़ी गली मान्यताओं से घिरा था एक समय में। तभी बड़े दरवाजे की सांकल बजी। लगता है चंपालाल भी आढ़त पर चला गया है। सुमेधा ने गोखड़े से झांका पर गली में उसे कोई नहीं दिखा। एक बार और खड़खड़ाहट सुन वो उठी और नीचे उतर आई। लकड़ी के विशाल द्वार में बना एक छोटा खिड़की नुमा दरवाज़ा खोला। सामने मुनि सागर चंद्र जी। अब सुमेधा दुविधा में, क्या करे, कह दे कोई नहीं है, या ये भिक्षु का अपमान होगा, बाद में सब नाराज हो गए तो। पधारिए महाराज साहब। जितना कुछ देख सुनकर उसने इस परिवार में सीखा था उतना करने का प्रयास किया। धूप लगाई, चरण धुलवाए और उन्हें मर्दाना बैठक में फर्श पहुंचकर बैठाया। बिराजे। वे बैठ गए, अपना झूला डंडा पास ही रखकर। अब सुमेधा भागी पुखराज को फ़ोन करने और संयोग से वे क्लिनिक में ही मिल गए। पुखराज, खाना तो तैयार नहीं है। पगली, इसीलिए हम जैनियों में सूर्यास्त से पहले खाना बन जाता है। आज हम दोनों ही थे तो मैंने सोचा चंपालाल भी नहीं है। अच्छा, तुम आ जाओ उनके पास बैठने को। देखता हूँ, बस मैं साइट के लिए निकल रहा था। एक इंजीनियर भी आ रहा है। फ्रिज में आटा होगा, कुछ ताज़ा बना लो और जिमा दो। उनके साथ में भी रखना होता है, याद रखना। पहली बार उसे लगा कहाँ फंस गई है वो। जब वो लौटकर जल लेकर नीचे बैठक में आई तो स्वयं महाराज शाह ने उसकी समस्या हल कर दी, ये कहकर कि बस दूध और फलाहार लेंगे। वो जल्दी से गाढ़े दूध में केसर और मेवे मिलाकर ले आई, साथ में 3-4 किस्म के फल और खोए की मिठाई। दूध और फलाहार ग्रहण करके उन्होंने पूछा, आपका नाम? सुमेधा। आप तो डॉक्टर हैं, गुण अनुरूप ही नाम है। मैं तो साधारण हूँ। आप जैन नहीं हैं? अब तो मैं जैन ही हूँ। हाँ, सत्य तो यही है, पर आप बहुत अलग हैं आम स्त्रियों से। एक लंबा पॉज खिंचा ही रहा। सुमेधा उनकी असहज दृष्टि को उपेक्षित कर उनके जाने की प्रतीक्षा में बोली, महाराज साहब, कुछ फलाहार साथ के लिए रख दूं? नहीं, आज तो अब कुछ नहीं जीऊँगा, कल तक बासी हो जाएगा, रहने दें। फिर पॉज, असहज सा। आपको उस दिन पहली बार हवेली में देखा। आप साधारण कहाँ हैं? एमए में अध्ययन के समय मैंने ब्राउनिंग और कीट्स को पढ़ा और प्रेम को व्यर्थ की दैहिक अनुभूति समझता रहा। आज वही सब मुझे विचलित करता है। सुमेधा जी, मैं तब से अस्थिर, मेरा मन अस्थिर था। मुझे आज्ञा दे महाराज। सुमेधा का चेहरा तमतमा रहा था, पर इस एक टीन एज से दिखने वाले युवा भिक्षु को क्या कहे, वो जाने लगी। अब तक वो अपने असमंजस से उबर आए और सधे स्वरों में बोले, मेरी बात पूरी सुनकर जाइएगा। ये मानवीय कमजोरियां एक दीक्षित मुनि को शोभा देती हैं क्या? जानता हूँ, मगर सारा दोष मेरा नहीं। ध्यान लगाता हूँ तो आभूषणों की खनक गूंजती है। किसी ने विवश तो नहीं किया था इस उम्र में दीक्षा लेने को। एंड इट्स नेवर टू लेट। एक पलायन और बस बन जाइए गृहस्थ। धीमे स्वरों में सुमेधा बहुत कड़ाई से बोल रही थी। उसके स्वरों में गाढ़ा व्यंग सारी विसंगतियां देख सुनकर उतर आया था, पर वो सम्मोहित भिक्षु बोले चला जा रहा था। बस यही कहने आया हूँ, लेट मी कन्फेस। सुमेधा जी, क्या आपके धर्म में लौट जाने का मार्ग नहीं है? ऐसे प्रश्न निश्चय ही आहत करने वाले थे और सीधे जाकर मर्म को चोट पहुँचाने वाले, और चोट पहुँची भी। सुमेधा जी, मैं अपनी कमजोरी का प्रायश्चित करके आपसे मार्ग पूछने नहीं आया था। हारा अब भी नहीं हूँ। मैं स्वयं अनजान था इन अनजानी कामनाओं से। देखना, एक दिन उबर जाऊँगा। उनका चेहरा जल रहा था, आंखों में नमी थी और होंठ फिर दृढ़ता से भिज गए थे। चलता हूँ। सुमेधा का मन बुरी तरह भर आया था। स्वयं को अपराधी महसूस कर रही थी। इस युवा मुनि के सहज असमंजस पर चिंता हो आई। उम्र ही क्या होगी इसकी, कैसे निभाएगा इतना भीषण वैराग्य?
देर रात लौट पाए पुखराज और आकर खुशखबरी दी कि सुमेधा की प्री पीजी में 48वीं रैंक है और उसे गायनोकोलॉजी ब्रांच मिल जाएगी। हाँ, प्रमोद ने फ़ोन पर यह भी कहा कि बस 15 दिनों में क्लासेस भी शुरू हो रही हैं, अब बस जाने की तैयारी करो। अंतिम वाक्य में सुमेधा की खुशी में बिछोह की पीड़ा घुल गई। कुछ घंटों पहले का वो प्रकरण, खुशखबरी, संभावित बिछोह की कल्पना, सारी बातें घुल मिल कर सुमेधा को रुला गईं। अरे तुम तो रो पड़ी सुमी, मैं एक वीकेंड पर आऊँगा, दूसरे पर तुम आ जाना, पुखराज ने उसके बाल सहलाकर कहा। 2 महीने भी कहाँ पूरे हुए थे उनके नूतन दाम्पत्य के। व्यस्तता इतनी रही कि हनीमून या मधुमास के नाम पर इस विराट हवेली के इस शयन कक्ष के जालीदार गोखड़े या जहाजनुमा इस नक्काशीदार सजीले पलंग पर कुछ तृप्तिदायक पलों को दोनों ने स्मृति की पोटली में बांध लिया था। सुमेधा के जाने के बस कुछ दिन पहले का एक दिन बड़ा मनहूस सा दिन था। वो सुबह उठते ही संदेश मिला था कि सागर महाराज सा, जो चातुर्मास में भी आरंभ से ही निराहार व्रत कर रहे थे, अचानक अचेत हो गए हैं। मैं चलूं पुखराज? वहाँ औरतें नहीं जाती, बाबूजी का कड़क स्वर निकला। सुमेधा फुसफुसाई, डॉक्टर तो जा सकते हैं। बाबूजी चलने दीजिए, हो सकता है बात सीरियस हो तो इसकी असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ जाए। डॉक्टर की भूमिका में भी उसका मन घबरा रहा था। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इस बेमौके निराहार निर्जल लंबे व्रत की वजह? वहाँ काफ़ी भीड़ एकत्रित हो गई थी। पुखराज ने सबको हटाया। लगभग अचेत सागर जी महाराज शाह को ORS पिलाया। अर्ध चेतनता में भी विरोध कर रहे थे। नियम विरुद्ध उन्हें साफ बिछौने पर लिटाने से पहले सुमेधा ने बड़े महाराज शाह की ओर देखा। उन्होंने मूक स्वीकृति दे दी। एक इंजेक्शन लगाकर पुखराज ने ड्रिप लगा दी। ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर खतरे की हद तक नीचे गिर चुका था। एक युवक से कुछ अन्य इंजेक्शन मंगाकर ड्रिप में लगा दिए, तब स्थिति सुधरने की उम्मीद जगी। अर्ध चेतनता से उभर कर जब उन्होंने आंखें खोलीं, तब सुमेधा सामने एप्रन पहने खड़ी थी। बड़े महाराज शाह और बाबूजी फर्श पर चिंतातुर बैठे थे। पुखराज फिर बीपी ले रहे थे। गहरी सांस ले उन्होंने फिर आंखें मूंद लीं। स्थानक के चबूतरों, छज्जों, आलों पर बैठे कबूतरों ने भी राहत भरी गुटरगू शुरू कर दी। थमी सी उमस भरी हवा घुटन से उबर तेज सांस की तरह चलने लगी। बाहर प्रतीक्षा कर रहे लोग भी महाराज शाह के कहने पर अपने घरों को लौट गए। बस 2 लड़के भागदौड़ करने को बाहर बैठे थे। सुमेधा को लगा सब सामान्य हो रहा है। तभी क्षीण स्वर में सागर जी महाराज शाह ने पुकारा, सुम। कुछ अस्पष्ट शब्द बिखरे और सुमेधा का हृदय बुरी तरह धड़क गया। उनकी खुली आंखें शून्य में तैर रही थीं। पुखराज और वो उन पर झुक गए, उनकी तकलीफ समझने की कोशिश में। एक क्षीण स्वर उभरा और सब कुछ ध्वस्त कर गया। लो सुमेधा, अब तो जीत लिए ना, मैं उबर आया ना कामनाओं से। सुमेधा अवाक और पुखराज तो न जाने किन किन आवेगों प्रति आवेगों से गुजर रहे होंगे। वो उसकी ओर देखने का साहस नहीं कर सकी। अर्धचेतन मुनि फिर अर्धचेतना में खो गया। ड्रिप बदलते पुखराज के हाथ कांप रहे थे। बहुत छिपाकर भी अपनी आवाज़ का कंपन छुपा न सके। तुम घर जाओ। सुमेधा की रुलाई फूट पड़ी। रास्ते पर रोकते रोकते भी आंसू बांध तोड़ बहते रहे। रास्ते में कुछ लोगों ने समझा कुछ अनिष्ट हो गया। हवेली पहुंचते मम्मी ने भी यही पूछा, सब ठीक तो है ना? हाँ का संक्षिप्त उत्तर दे वो अपने कमरे में चली गई। पुखराज कब लौटे, सागर जी मुनि कैसे हैं अब, ये सब सुमेधा जान ना सकी। अगले ही दिन पुखराज बिना कुछ कहे उसे उदयपुर छोड़ गए। कार में उसने कुछ कहने की चेष्टा की भी तो ये कहकर चुप करा दिया कि तुम्हें आगाह किया था मैंने, अब जो नुकसान हुआ है उसे मैं झेलूंगा। 4 माह हुए सुमेधा को मिलने नहीं गया पुखराज। कह दिया MS की पढ़ाई बहुत कठिन है, उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। सुमेधा नहीं समझ सकी नुकसान किसका हुआ, पुखराज का या उस युवा मुनि का या उसका स्वयं का। अब ये कैसा और किसका वैराग्य था? अभी आप सुन रहे थे मनीषा कुलश्रेष्ठ जी की लिखी हुई कहानी क्या यही वैराग्य। ये कहानी सन 1999 में प्रकाशित हुई थी। आशा है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल के नियमित श्रोता हैं या आज पहली बार ही सुन रहे हैं तो भी कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक और शेयर भी करिएगा, जिससे चैनल की रीच बढ़ सके। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।